हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है टेक्सटाइल पर। टेक्सटाइल पर भी जो लास्ट वीक हमारी चर्चा हुई थी वो हुई थी भारत के परंपरागत वस्त्रों पर। लेकिन जो आज हमारी चर्चा होने वाली है वो किस पर होगी? तो वो होगी भारत की परंपरागत कढ़ाई पर। आज हम कढ़ाई के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कढ़ाई क्यों की जाती है? वस्त्रों को सजाने के लिए तो हम कढ़ाई करते हैं। कढ़ाई हम अपने वस्त्रों को सजाने के लिए करते हैं और ये कढ़ाई हमारे वस्त्रों पर आज से नहीं की जा रही है। भारत कढ़ाई के लिए आज से नहीं, वैदिक काल से ही प्रसिद्ध है। इसका उल्लेख भी आपको वैदिक काल में, जो वैदिक काल के साहित्य हैं उनमें मिल जाता है। तो कढ़ाई का कार्य आज से हम नहीं कर रहे हैं। हमारा भारत कढ़ाई में बहुत निपुण है। जो मुगलों और पहाड़ी जातियों के स्त्री और पुरुष होते थे, वो दोनों ही कढ़ाई करते थे। लेकिन जो महिलाएँ होती थी, वो कढ़ाई करने में काफ़ी निपुण होती थी। अब आपको पता है कि बढ़ती माँग, जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है, तो हम हाथों से कढ़ाई करके पूर्ति नहीं कर पाएँगे। अब जो है मशीनों से अनेक प्रकार की कढ़ाई, सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं हमारे वस्त्रों पर। और सिर्फ़ कढ़ाई ही नहीं, आप इस पर जो है सोने-चांदी, हीरे-मोती ये सारी चीज़ें भी जड़ कर अपने वस्त्रों की शोभा को बढ़ाते हैं। अब देश में कोई ऐसी, हमारे भारत की बात छोड़ दीजिए, भारत के बाहर किसी भी देश में कोई भी ऐसी कढ़ाई, ऐसा टाका नहीं था, जो हमारे भारतीय कारीगर अपने वस्त्रों पर उपयोग नहीं करते थे। मतलब हमारे जो कारीगर थे ना, वो काफ़ी निपुण थे। तो देश के किसी भी, हमारे विश्व के किसी भी देश में अगर कोई भी कढ़ाई होती थी, किसी भी टाके का प्रयोग किया जाता था, तो हम भारतीय उसकी नकल ज़रूर कर लेते थे। हम, ऐसा नहीं था कि हम उसको अपने वस्त्रों में उपयोग नहीं करते थे। तो जो भारतीय हमारे कारीगर थे, भारतीय कारीगर प्राकृत से बहुत ही प्रेरित थे। वो अपने जो कढ़ाई करते थे, उस पर क्या करते थे, उस पर हाथी हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, ये जो हमारे पशु-पक्षी हैं, इन सभी का जो है क्या करते थे, चित्रण करते थे। और जो आपके कश्मीरी कारीगर होते थे, वो जो आपके कश्मीर में एक चिनार का पेड़ पाया जाता था, उनके पत्ते वगैरह हो गए, केसर का फूल हो गया, तोता हो गया, कठफोड़वा हो गया, ये तमाम प्राकृतिक जो चीज़ें थी, इनका वो चित्रण अपने कपड़ों पर करते थे, यानी कि कढ़ाई के माध्यम से वो करते थे। और कढ़ाई का कार्य सामान्यतः जो किया जाता था वो सिल्क के वस्त्रों पर किया जाता था। उस पर आप प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करते थे, मतलब पशु-पक्षी का, नृत्य करते हुए मानव आकृतियाँ बनाई जाती थी, देवी-देवताओं के चित्र बनाए जाते थे, पौराणिक जो गाथाएँ हुआ करती थी, आपने देखा था कि हमने पढ़ा था, जो हम क्या करते थे, जो हमारे पारंपरिक वस्त्र थे, उन पर हम क्या करते थे, पौराणिक कथाओं का चित्रण करते थे। तो वही कढ़ाई के द्वारा क्या करते हैं, उन्हीं पौराणिक कथाओं का हम चित्रण करते हैं। अब चाहे उसमें हिंदू धर्म का किया जाए, चाहे उसमें मुस्लिम धर्म का किया जाए। और जो ये कढ़ाई किए हुए वस्त्र हुआ करते थे, इनको हम पहले कब पहनते थे, तो जैसे शादी-विवाह हो गया, कोई तीज त्योहार हो गया या कोई विशेष प्रकार का उत्सव हो गया, तो ऐसी जगहों पर हम क्या करते थे, कढ़ाई वाले वस्त्रों का उपयोग करते थे। ठीक? तो हम कुछ कढ़ाई प्रसिद्ध हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी चर्चा होगी, जिस कढ़ाई की चर्चा होगी, वो है हमारी पंजाब की फुलकारी। तो ध्यान रखिएगा, फुलकारी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो फुलकारी आपके पंजाब की प्रसिद्ध है, ठीक? तो इसमें आप ध्यान क्या रखेंगे? जो आपकी फुलकारी है, फुलकारी की कढ़ाई विशेष रूप से पंजाब में ही होती है, तो पंजाब की ही प्रसिद्ध है ये।
ये आपके रेशमी धागों से निर्मित किया जाता है। इस पर नमूने कैसे बनाए जाते हैं? तो ये आपके ज्यामितीय नमूने इस पर अंकित किए जाते हैं। जो आपका फुलकारी है, इसका उद्गम कहाँ है? उद्गम इसका आपकी फ़ारसी कला है। जो आपके पंजाब की फुलकारी है, इसका उद्गम कैसे हुआ? तो इसका उद्गम आपके फ़ारसी कला से हुआ था। जो फ़ारसी थे, फ़ारसी में फुलकारी को ही हम गुलकारी कहते थे और जो फुलकारी का अर्थ होता है, वो होता है फूलों का काम। वहीं अगर गुलकारी की बात की जाए, तो गुलकारी का अर्थ होता है फूल, ठीक? तो यहाँ से आपको कितने पॉइंट ध्यान रखे हैं? तो आपको ध्यान रखने हैं कि ये सबसे पहले रेशमी धागे पर निर्मित किया जाता है। दूसरा, इस पर आप ज्यामितीय नमूनों को अंकित करते हैं। इसका उद्गम कला कहाँ से है? तो फ़ारसी कला से है इसका उद्गम। फ़ारसी में ही फुलकारी को गुलकारी कहते थे और फुलकारी का अर्थ होता है फूलों का काम, वहीं गुलकारी का अर्थ होता है फूल, ठीक? तो ये 3-4 पॉइंट हमने यहाँ से समझ लिए हैं। अब आगे हमें क्या देखना है? तो ये जो आपके फुलकारी होता है, इसमें सीधी, आड़ी, तिरछी, चौकोर इन सारी जो रेखाएँ हैं, इनका प्रयोग करके आप क्या बनाते हैं? तो इनका प्रयोग करके आप नमूनों को बनाते हैं। जो आपकी फुलकारी है, ये साधारणतः लाल या सफ़ेद मोटे सूती कपड़े या फिर खद्दर के कपड़े पर बनाई जाती थी। जो कढ़ाई किया जाता था, कढ़ाई में रफ़ू करने वाले टाँकों का आप उपयोग करते थे। सफ़ेद हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया, कत्थई हो गया, इन सारे रंग के जो आपके रेशमी धागे थे, उन्हीं का प्रयोग करके आप कढ़ाई करते थे। साथ ही साथ आपने देखा कि इसमें आप क्या करते हैं, सीधे हो गए, तिरछे हो गए, आड़े हो गए, इन सारी रेखाओं का प्रयोग करके आप डिज़ाइन बनाते थे। फुलकारी की कढ़ाई के लिए जो आप धागों का चयन करते थे, वो सुंदर और रंगीन हुआ करते थे। जो प्राचीन प्रथा के अनुसार जो पंजाबी परिवार में कन्याओं के विवाह पर इन्हें उपहार के रूप में हम क्या देते थे? फुलकारी दुपट्टा, यानी कि जो फुलकारी कढ़ाई किए हुए वस्त्र होते थे, उन्हीं को हम देते थे। कब? जो जैसे शादी विवाह हो गया, इन शुभ अवसरों पर दहेज के रूप में हम इनको देते थे। तो जो फूलों की डिज़ाइन इन पर बनाई जाती थी, इन फूलों की डिज़ाइन के कारण ही हम इनको फुलकारी के नाम से जानते थे। हम इन पर क्या बनाते थे? फूल के डिज़ाइन बनाते थे और ये फूल होने के कारण ही हम इसे फुलकारी के नाम से जानते थे। अब ये जो हमारी फुलकारी है, ये 1-2 प्रकार की नहीं होती हैं। जो हमारे फुलकारी वस्त्र होते हैं, ये आपके 1-2 प्रकार की नहीं होती हैं, ये कई प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चोप की। अब ये चोप क्या होता है? तो ये जो आपका चोप होता है, ये सुनहरे पीले रंग का प्रयोग करते हैं इनमें। जब आप चोप का निर्माण करते हैं, तो इसमें आप सुनहरे पीले रंग का उपयोग करते हैं। खद्दर लाल रंग का कपड़ा होता है और ये आपके दोहरी टकाई के टाके का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे कि आप इसमें चोप आता है, जो हमारा फुलकारी का प्रकार है, फुलकारी में सबसे पहले आपका चोप आता है। अब वहीं बात की जाए सूभर की, तो सूभर क्या है? सूभर सुनहरे पीले रंग का होता है। साल के बीच में नमूने एक साथ बनते हैं। तो सबसे पहले सूभर क्या है आपका? एक शॉल है। शॉल है, ये किस रंग का होता है? तो सुनहरे पीले रंग का होता है। साथ ही साथ शॉल के बीच में आपको 5 नमूने एक साथ देखने को मिलते हैं और इसमें दोहरे टाँके का भी प्रयोग किया जाता है। तो पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा, ठीक? पहला हमने क्या देखा? पहला हमने चोप देखा, दूसरा हमने शूभर देखा, ठीक? शूभर के बाद हमारा आता है शीशेदार फुलकारी। शीशेदार फुलकारी,
शीशेदार का मतलब ये हो गया कि शीशेदार फुलकारी का काम सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये सिंध प्रांत में होता था। इसकी कढ़ाई में नमूनों के बीच-बीच में आप शीशे के टुकड़ों को लगाते थे। शीशे के जो टुकड़े होते थे उनका आप प्रयोग करते थे। शीशेदार से मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें शीशे का प्रयोग करते थे। अब जो हम इसमें ये शीशे के टुकड़े लगाते थे मतलब कि ये माना हमारा शीशे का टुकड़ा हो गया। तो शीशे के टुकड़े लगाते थे और इन शीशों के चारों ओर से काँच के टाँके से इनको हम मढ़ देते थे, इसी में जड़ देते थे, ठीक? और जो आपका ये शीशेदार फुलकारी है, ये साटिन और रेशमी वस्त्र पर किया जाता था। जो ये आपकी फुलकारी है, फुलकारी की जो कढ़ाई होती है, ये सामान्यतः आप देखेंगे तो गहरे रंग के वस्त्रों पर ही की जाती थी, ठीक? और जो इसका काम तो आपने देखा ही कहाँ पर किया जाता है, तो सिंध प्रांत में किया जाता है। कढ़ाई के जो टाँके में गुजरात और पंजाब की कढ़ाई के आपको प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। जो आपकी शीशेदार फुलकारी है, इस फुलकारी की कढ़ाई में आपको गुजरात और पंजाब की कढ़ाई के जो प्रभाव होते हैं, वो देखने को मिल जाते हैं। तो ये रही बात हमारी शीशेदार फुलकारी की। अगर वहीं बात की जाए कच्छ फुलकारी की, तो ये कच्छ फुलकारी क्या है? तो कच्छ क्षेत्र के जो कच्छ क्षेत्र में कच्छ फुलकारी प्रसिद्ध है। मतलब जो कच्छ क्षेत्र है, कच्छ क्षेत्र फुलकारी के लिए आपके प्रसिद्ध है। इस पर वस्त्र पर बॉर्डर और फूलों से आप नमूने बनाते हैं, ठीक? हाथी हो गया, मोर हो गया, तोता हो गया, इन तरह के नमूने भी आप वस्त्रों पर बनाते हैं। जो इसमें आपकी कढ़ाई होती है वो चेन स्टिच में की जाती है और आप हेरिंग बोन स्टिच का भी इसमें प्रयोग कर लेते हैं। किसमें? कच्छ की कढ़ाई में, ठीक? अब जो हमारी अगली बात की जाएगी वो की जाएगी बाग फुलकारी पर। बाग फुलकारी क्या है आपका? बाग, बाग का मतलब क्या होता है कि फुलकारी के जो आपके एक विशेष प्रकार की फुलकारी है जिसको हम बाग कहते हैं। इसमें आपको जो बाग बगीचे हो गए इनके प्रभाव देखने को मिलते हैं। फुलकारी फूलों के डिज़ाइनों के कारण ही आप इन्हें फुलकारी कहते हैं। अगर जो आपके ये डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं, इन पर आप सबसे पहले तो फूल, पत्ती, सब्जियाँ, पशु-पक्षी इन सब के नमूने बनाते हैं और नमूनों और रंगों के संयोजन के आधार पर इनको हम विभिन्न नामों से जानते हैं। जैसे जैसे यदि बाग में आपने ककड़ियों के डिज़ाइन का प्रयोग किया है, तो हम उसे क्या कह देंगे? ककड़ी बाग कह देंगे। अगर यहीं आपने मिर्च के डिज़ाइनों का प्रयोग किया है या फिर मिर्च के बाग का प्रभाव आपने दिया है, डिज़ाइन बनाया है, तो उसे हम मिर्च बाग कह देते हैं, ठीक? जो फुलकारी के नमूने में वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं, उनकी जो कल्पना शक्ति है, वो जो उनकी कल्पना शक्ति है, जो उनकी स्मृति है, जो उनकी मौलिकता है, वो सब उसमें रखती हैं, वो सब उसमें बनाती हैं। और जो नमूने होते हैं, वो आपको सामान्यतः प्रकृति के स्रोत से लिए जाते हैं। जैसे जैसे आपका सूरज हो गया, चाँद हो गया, वनफूल हो गया, सागर की तरंग हो गई, कटहार हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और हम नमूनों और उनके रंग संयोजन के आधार पर हम इनको अनेक नामों से संबोधित करते हैं। जैसे जैसे आपने देखा ककड़ी बाग, जब हमने ककड़ी बनाया, वैसे ही आपका मिर्च बाग हो गया, धनिया बाग हो गया, करेला बाग हो गया, अनार बाग हो गया, शालीमार बाग हो गया, बैंगन बाग हो गया, चंद्रमा बाग हो गया, जंजीर दा बाग हो गया, गुलकेरियन दा बाग हो गया, संतरा बाग हो गया, भवन बाग हो गया, बेलन बाग हो गया, सूरजमुखी बाग हो गया, चाँद रानी बाग हो गया। तो ये सारे हमारे क्या थे?
ये सारे हमारे बाघ के प्रकार थे। तो हम जैसे उन पर प्रभाव देते थे, बस हम उन्हीं में बाघ का नाम जोड़ देते थे, तो वो हमारे बाघ हो जाते थे। जैसे हमने ककड़ी बनाया तो ककड़ी बाघ दे दिया, मिर्च बनाया मिर्च बाघ दे दिया, धनिया बनाया धनिया बाघ दे दिया, करेला बनाया तो हमने करेली बाघ दे दिया। इसी तरह से हमने उसको नाम दे दिया। अब फुलकारी के नमूने वस्त्र पर अंकित नहीं किए जाते हैं, बल्कि वस्त्र के धागों को ही गिनकर इन पर सुंदर-सुंदर उत्कृष्ट नमूने हम बनाते हैं। जो पंजाबी लड़कियां यानी कि और स्त्रियां हैं, इससे वो बहुत ही आसानी से कुशलता से कढ़ाई करती हैं। जो हमारे पंजाब की लड़कियां और स्त्रियां हैं, वो बड़ी ही कुशलता से इस कढ़ाई को करती हैं। मतलब इतनी कुशल होती हैं, इतनी प्रवीण होती हैं कि मानो उनकी उँगलियों में जादू हो। इतना सुंदर-सुंदर वो कढ़ाई करती हैं, जिसे आप देखकर एक मतलब बहुत ही प्रभावित होते हैं। आपको अचंभा-सा लगता है, अरे! इतनी अच्छी डिज़ाइन। तो ये हमारे फुलकारी की विशेषता है। जो फुलकारी में नमूने तैयार करते हैं, नमूनों के तौर पर फूल हो गया, जैसे आपका सूरजमुखी हो गया, कपास हो गया, लिली हो गया, गेंदा हो गया, यानी कि फल हो गए, सब्जियाँ हो गईं, इन सभी को काटते हैं और आपने देखा जो हमने कैसे बनाया है, बैंगन बाग बनाया, ये आपकी सब्जी थी, चंद्रमा बाग बनाया, ये आपका प्राकृतिक सौंदर्य था। वहीं हमने संतरा बाग बनाया, ये आपके फल बाग में आ गया, यानी कि फल के अंतर्गत आ गया। तो इसी तरह से जो हम इन पर कढ़ाइयाँ करते जाते थे और उनका नाम दे देते थे, ठीक? इन पर हम पशु-पक्षी के चित्र को भी बड़ी ही कुशलता के साथ बनाते थे। वस्त्र आपके बहुत ही सुंदर लगते थे। जो ये हम कढ़ाइयाँ करते थे, इन पर आप सिर्फ़ इन्हीं का नहीं मतलब सब्जियों का, फलों का, फूलों का ही नहीं, बल्कि आप बकरी हो गया, भैंस हो गई, गाय हो गया, खरगोश, हाथी, घोड़ा, मुर्गी तोता, उल्लू, कबूतर आदि जो हमारे ये पशु-पक्षी होते हैं, इनका भी हम चित्रण करते थे। और ये जो है आपके नमूने वस्त्र के जो सीधी तरफ होती थी, उसमें हम करते थे। मतलब जो हमारे सीधे वस्त्र होते थे, उन पर हम इनका प्रयोग करते थे, ठीक? और ये जो आपके पंजाब की फुलकारी की तरह ही ये बाग भी आपके काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये आपके बाग भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, बहुत ही प्रचलन में थे, ठीक? तो ये हमने सबसे पहली बात किस पर की? तो सबसे पहली बात हमने की पंजाब की फुलकारी पर और इन सारे नाम को आप ध्यान रखिएगा, ठीक? तो हमने जो फुलकारी के प्रकार की बात की, तो सबसे पहले हमने किसकी बात की? सबसे पहले हमने बात की चोप की, दूसरा हमने की सुभर की, तीसरा हमने की शीशेदार फुलकारी की, चौथा हमने की कक्ष फुलकारी की और जो पाँचवीं बात की हमने वो की बाग फुलकारी की। और बाग फुलकारी में हमने तमाम प्रकार के बाग को देखा। जैसे हमने जो प्राकृतिक देखा उन्हें हमने उसी तरह का बाग बोल दिया। जो हमने साग-सब्जियों का चित्रण किया उसे हमने उसी साग-सब्जी के नाम से बाग जोड़ दिया, ठीक? तो ये हमारी फुलकारी के प्रकार थी और यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा, इन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक? अगली जो हमारी कढ़ाई आती है वो आती है आपकी ये एक आपका धूप-छाँव बाग हो गया। धूप-छाँव का मतलब जिसमें आपको कहीं धूप कहीं छाँव का प्रभाव देखने को मिलता है वही आपका था धूप-छाँव का प्रभाव, ठीक? अब जो हमारी अगली कढ़ाई आती है वो आती है बंगाल का कांथा। बंगाल का कांथा प्रसिद्ध है जैसे पंजाब की फुलकारी, लखनऊ की चिकनकारी, बंगाल का कांथा इसी तरह से आपके चंबल का रुमाल, तो आपके तमाम प्रकार की कढ़ाइयाँ हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले तो आपको इनके इन्हीं नामों को ध्यान रखना है, यहीं से सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कांथा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भाई बंगाल का है। कसीदा कहाँ का है? कश्मीर का है। आपका कसूती कहाँ का है? कर्नाटक का है। फुलकारी कहाँ का है? पंजाब का है। रुमाल कहाँ का है? तो चंबा का रुमाल है और आपके
और क्या था? अभी-अभी हमने क्या देखा? फुलकारी देखा, तो वो पंजाब का देखा। इसी तरह से आपके तमाम कढ़ाई हैं जिनको आपको सबसे पहले तो नाम से ही ध्यान रखना है। बाकी इसके अंदर का तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आपको यही सारी चीज़ें ही पहले पढ़नी हैं, आपको ये रटी-रटाई होनी चाहिए, ठीक? तो जो आपका बंगाल का काथा है, ये बंगाल की परंपरागत कढ़ाई होती है। अब कांथा वस्त्र पर हम पेबंद लगाते हैं। पेबंद का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले ये समझते हैं जो कांथा है, ये जो बंगाली गृहिणियाँ हैं, बंगाली गृहिणी की मितव्ययी स्वभाव का एक आपको प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलता है। मतलब कि वो कम खर्च करती हैं। जो आपका ये कांथा होता है ना, ये कांथा पुराने कपड़ों को कई तरह से व्यवस्थित करके विशेष रूप के जो टाँके लगाए जाते हैं, उनसे ये बनाया जाता है और ये आपका मोटी गद्दी की तरह बनाया जाता है। इनके किनारों को आप सबसे पहले सिल देते हैं, बाद में आप मध्य भाग पर इनके जो कथानक होते हैं, जो पौराणिक कथाएँ होती हैं, उन्हीं के आधार पर आप नमूनों को बनाते हैं और जो इसमें टाँके होते हैं, टाँके सुंदर और बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इनकी ये विशेषता होती है। जो आपका कांथा है, ये कांथा पटना हो गया, हुगली हो गई, फरीदपुर हो गया, खुलना हो गया, पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में बनाए जाते हैं। अब ये जो कांथा होता है, इसका उपयोग आप कहाँ करते हैं? कांथा का उपयोग आप चारपाई और चौकी पर बिछाने के लिए बिस्तर की तरह करते हैं। एक सिंपल सा समझिएगा कि जैसे कांथा वो होता है जिस पर आप पुराने कपड़ों को लगाकर सिलते हैं। जैसे अगर किसी के घर में छोटा-सा बच्चा होता है, तो आपने देखा होगा कि उस पर छोटे-छोटे कपड़ों को जोड़कर उसके लिए एक छोटा-सा बिस्तर बनाया जाता है, ठीक? वैसे ही इसे आप समझिएगा, ये जो आपका कांथा होता है, ठीक? अब इसमें हमें और क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले हमें कांथे के प्रकार को समझना है। ये जो कांथा होता है, ये कई प्रकार का होता है। तो जो कांथा कढ़ाई में आप टाँके में साटिन, कच्चा टाँका और लूप टाँके का अधिक प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर पॉइंट नहीं नोट किया गया है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन सारे टाँकों को वहाँ पर समझेंगे, इन सारे टाँकों को वहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। जो आपका स्टेम टाँका होता है, स्टेम टाँके से जो नमूने बनाए जाते हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। जो आपका काँथा कढ़ाई है, काँथा कढ़ाई में सभी टाँके एक समान दूरी पर ही लगते हैं, जो वस्त्र के दोनों तरफ एक समान प्रभाव दिखाते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि जब आप काँथा पढ़ रहे हैं, तो उस छोटे से कथोले को ध्यान रखिएगा, जो एक छोटे से बच्चे के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक? ये जो आपके वस्त्र का उल्टा और सीधा पक्ष पहचानना बहुत ही कठिन हो जाता है क्योंकि इसके जो दोनों तरफ का टाँका लगता है वो समान दूरी पर और एक सा ही दिखाई देता है। कई बार ये जो एप्लिक वर्क है हम इसके बारे में पढ़ेंगे और जो आपका पैच वर्क है इनसे भी वस्त्रों को सजाया जाता है और साथ ही साथ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर आप बॉर्डर बनाने के लिए जो रंगीन वस्त्र होते हैं, रंगीन वस्त्र में क्या आ गया आपका जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, नीला, काला, जामुनी, ये तमाम प्रकार के नमूनों को काट कर आप बॉर्डर पर इनको चिपका देते हैं यानी कि स्टिच यानी कि टाँके से आप इनकी सिलाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कांथा के प्रकार को। कांथा हमारा कई प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है लेप कांथा। लेप कांथा क्या है? तो यह एक चौकोर क्विल्ट के समान होता है। चौकोर वही आपका जैसे हमने बताया कि आप इसे छोटे कथोले के समान समझिएगा, ठीक? और दूसरा आपका है और कांथा। और कांथा किसे कहते हैं? तो जो तकिए का गिलाफ होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? उसी को ही हम और कांथा के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ आपकी दुर्जनी आ जाती है। इससे थैलियाँ कहते हैं। ये एक आपका वर्ग के आकार का वस्त्र होता है। थैलियाँ कुछ इस तरह से आपका बनता है, ठीक? ये आपका कुछ इस तरह से बन गया, ये आपका हो गया
क्या हो गया, दुर्जनी हो गई। ठीक, तो सबसे पहले क्या देखा आपने, लेप कांथा देखा, फिर आपने और कांथा देखा, दुर्जनी देखा। अब बात आती है सुजनी की। सुजनी क्या है, तो ये आपका बंगाल का ही एक लोकप्रिय वस्त्र है। यह एक चादर के समान होता है। लेप और दुर्जनी, सुजनी, ये हमने 4 प्रकार के कांथा की बात कर ली है। अगला जो आपका आता है वो आरसी लता आता है। अब ये आरसी लता क्या है? तो ये कांथा आईना, कंघी और श्रृंगार के सामान को रखने के लिए बनाया जाता है। एक तरह से ये समझिए कि जैसे जैसे आप अपने श्रृंगार के सामान को रखने के लिए आजकल हमारे पास क्या आ गया है, तो हम एक बॉक्स सा रखते हैं और उसमें अपने सामान को रखते हैं, जो हमारा मेकअप का सामान होता है। तो ये आरसी लता भी आपके मेकअप का सामान रखने वाला एक बॉक्स होता है। बस इतना सा समझिएगा। बेटन रुमाल क्या होता है? तो कांथा का ही एक प्रकार होता है। क्या? आपका बेटन रुमाल। तो ध्यान रखिएगा, हमने क्या पढ़ा? हमने लेप कांथा पढ़ा, हमने और कांथा पढ़ा, हमने दुर्जनी पढ़ा, हमने सुजनी पढ़ा, हमने आरसी लता पढ़ा और हमने बेटन रुमाल की बात की। तो ये आपके 6 प्रकार के कांथा के प्रकार थे। कांथा कहाँ का फेमस है? तो बंगाल का फेमस है। ये बनाता कौन है? तो वहाँ की महिलाएँ, वहाँ की स्त्रियाँ बनाती हैं और कैसे, जो हमारे पुराने वस्त्र होते हैं, उसी के द्वारा इसको बनाया जाता है। इस कढ़ाई में आप टाँके कौन-कौन सा प्रयोग करते हैं? तो इसमें आप जो टाँके प्रयोग करते हैं, वो आपका आता है साटिन, नोट कर लीजिएगा। साटिन टाँका हो गया, कच्चा टाँका हो गया, कच्चा टाँका हो गया और साथ ही साथ आपका लूप टाँका हो गया। इन सारे टाँकों का आप प्रयोग करते हैं। कहाँ पर? कांथा की कढ़ाई जब करते हैं। और जो कांथा की कढ़ाई की विशेषता है, वो ये है कि इसमें जो आपके नमूने बनाए जाते हैं, वो उल्टे और सीधे दोनों एक जैसे दिखते हैं। आप इनमें डिफ़रेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक? तो ये रही हमारी बात कांथा की। कांथा बंगाल की कांथा। अब जो तीसरी कढ़ाई है हमारी, वो है, हम बात करेंगे कसीदा के बारे में। ठीक? कसीदा कहाँ की फेमस है? तो कसीदा आपकी कश्मीर की फेमस है, साथ-साथ आप ध्यान रखेंगे कसूती कर्नाटक की फेमस है। ठीक? चीज़ों को साथ में रिलेट करते हुए चलेंगे, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो जो आपकी कसीदा है, कश्मीर की कढ़ाई है ये, कश्मीर की कसीदा प्रसिद्ध है। वैसे आपको पता है कि जो हम ये कढ़ाई हो गया या फिर जो हमारे पारंपरिक वस्त्र हैं, उनको हम पढ़ भले ही एक स्थान पर रहे हैं, लेकिन ये आपको तमाम जगहों पर मिल जाएँगे, ठीक? और भी हमारे अनेक राज्यों में बनते हैं, लेकिन आप ध्यान क्या रखेंगे, जहाँ का प्रसिद्ध है, आप उसी को आप ध्यान रखेंगे, ठीक? तो जो कसीदा है, कश्मीर की प्रसिद्ध कढ़ाई है और कसीदा कढ़ाई दोनों तरफ एक समान सी प्रतीत होती है। कश्मीर की कढ़ाई का काम निर्यात के कारण बहुत विकसित हुआ था, ठीक? और जो कश्मीर की कढ़ाई हुई, ये ऊनी और क्या है, रेशमी वस्त्रों पर निर्मित की जाती है। जो हमारे कश्मीर की कढ़ाई है, ये आपकी ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर निर्मित की जाती है और 2 रुखा नाम के टाँके से कढ़ाई की जाती है। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि जो कश्मीर की कढ़ाई है, ये ऊनी और पश्मीने की शॉल हो गई, साड़ी हो गई, नमदा हो गया, ये सारी चीज़ें आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। पश्मीना शॉल कहाँ की है? वो हमारे कश्मीर की है। यहाँ की जो साड़ियाँ होती हैं, जो यहाँ के नमदा होते हैं, वो आज भी हमारे सिर्फ़ देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी इनकी चर्चा होती है। तो जो आपकी कसीदा है, कसीदा में आप किन टाँकों का प्रयोग करते हैं? तो आप इसमें साधारण टाँके, हेरिंगबोन, चेन, उल्टी बखिया, साटिन फंदे वाले टाँके, इन सभी का प्रयोग करते हैं। किन-किन का? तो आप साधारण टाँका हो गया, साधारण टाँका हो गया, आपका हेरिंगबोन हो गया, क्या हो गया? हेरिंगबोन हो गया और आपका चेन हो गया, चेन टाँका, उल्टी बखिया, उल्टी बखिया, साटिन फंदा, इन सभी का आप प्रयोग करते हैं। किसमें? जो हमारी कसीदा
है कश्मीर की कसीदा में। अब कश्मीर की कढ़ाई के कारीगर की जो विशेषता है वो आपका एक बहुत ही अच्छा विषय है कि वो इन पर एक मतलब हम इन पर बहुत गर्व कर सकते हैं, ये इतनी अच्छी कढ़ाई करते हैं। और इनमें जो दोनों तरफ एक समान दिखाई देती है मतलब आप इनको अ, दोनों तरफ से आप इनका उपयोग कर सकते हैं, इसमें उल्टा-सीधा आपको नहीं समझ में आएगा। ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर तो इनको निर्मित किया ही जाता है और इनमें नमूने वहीं की जो प्रकृति है, जैसे जो आपके चिनार का पत्ता हो गया, जो रंग-बिरंगी चिड़िया हो गई, जो फूल, फल इन सभी के जो गुच्छे हैं, ये ज़्यादातर वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। कश्मीर की जो आपकी एक जामावार शॉल है, अभी हम पढ़ेंगे कश्मीर की शॉल के बारे में भी। तो कश्मीर की एक जामावार शॉल है, वो मतलब वो इतनी प्रसिद्ध है, उसकी बराबरी कोई और शॉल कर ही नहीं सकती है, जो हमारी जामावार शॉल है। तो प्रारंभ में जब हम शॉल का काम करते थे, तो हम इनको हाथों से मतलब हम इनका काम लूम पर होता था, लूम पर करते थे। लेकिन लूम के उपयोग पर इनका जो टैक्स लगने लगा, टैक्स लग जाने से शॉल निर्माण कार्य हम हाथ से ही करने लगे। अब शॉल पर कढ़ाई करने के लिए पहले हमें नमूनों को कागज़ पर छापना होता था। फिर उन नमूनों को कोयले की पाउडर की सहायता से आप सादे शॉल पर वो नमूने उतारते थे। फिर साथ ही साथ 2 रूखा नाम के आप टाँके से इन पर कढ़ाई करते थे, जिससे शाल के दोनों तरफ आपका एक ही नमूना दिखाई देता था, एक समान नमूना आपको देखने को मिलता था। और दारुखा कढ़ाई इतनी बारीक, इतनी सूक्ष्म, इतनी सफाई से की जाती थी कि शॉल का आप उल्टा-सीधा पहचान ही नहीं पाते थे, इतना बारीक, इतना सफाई से काम किया जाता था। अभी हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो उसमें हम फटाक से बता देंगे, ये उल्टा है और ये आपका सीधा है। लेकिन जो आपकी दारुखा कढ़ाई की जाती थी, वो इतनी ज़्यादा बारीक थी, इतनी ज़्यादा सूक्ष्म थी कि आप उसमें उल्टा-सीधा पहचान ही नहीं सकते थे। इस कढ़ाई से बना शॉल ऐसा लगता था मानो शॉल आपने लूम से ही तैयार किया हो, हाथ से ना तैयार किया हो। जो आपके कश्मीर की कसीदा है, वहाँ के पुरुषों और युवाओं के द्वारा इन पर काम किया जाता था और जो नमूने थे वो प्राकृतिक स्रोत से लिए जाते थे। प्राकृतिक डिज़ाइन उन पर बनाई जाती थी। कश्मीरी कढ़ाई कलाकार अपनी जो उनकी कलात्मकता थी, उनकी जो कुशाग्रता थी, उनकी जो विलक्षण कल्पना शक्ति थी और उनकी जो जादुई अंगुलियाँ थीं, इन सब से वो बनाते थे। आप इतना अच्छा वो बनाते हैं कि आप उनको देखकर क्या हो जाएँगे मतलब ऐसे आप मुँह खोल देंगे। मुँह खोल देने का मतलब आप आश्चर्यचकित हो जाएँगे, अचंभित हो जाएँगे, ठीक? कश्मीर कढ़ाई दोनों तरफ से एक समान होती है, इसमें आप रंग-बिरंगी धागों का ही उपयोग करते हैं। जो ये आपकी कश्मीरी कढ़ाई होती है, ये कई प्रकार की मतलब जो कश्मीरी शॉल होती है, ये आपकी कई प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले कौन-सा आता है? सबसे पहले आपका पश्मीना शॉल आता है, फिर आपका दोशाला शॉल आता है, फिर आपका कशावर आता है। ये सारे आप शॉल ही पढ़ रहे हैं और ये कहाँ के हैं? ये सारे आपके कश्मीर के ही हैं। साथ ही साथ कौन से हैं? जमावार शॉल है और आपका दोरुखा शॉल है। दोरुखा के बारे में आपने अभी पहले ही देखा कि ये आपके बहुत ही सूक्ष्म और बारीक और सफाई से किया जाने वाला कार्य होता है। तो जो आपकी कसीदा कढ़ाई है, कसीदा कढ़ाई एक समान, एक सूक्ष्म, महीन आपको पूरा दिखाई देगा, पूरे वस्त्र पर बहुत ही महीन दिखाई देगा। कश्मीर का जो नमदा होता है, तो वो आपका गलीचे के समान काम में लिया जाता है। जो आप कश्मीर के नमदे को बनाते हैं, कश्मीर का नमदा आपका गलीचे के काम के रूप में लिया जाने वाला एक मोटा कपड़ा होता है, एक मोटा वस्त्र होता है।
इतने मोटे वस्त्र पर भी कश्मीरी कशीदाकार बहुत ही सुंदर कढ़ाई करते हैं। जैसे बारीक कपड़ा है तो उस पर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये जो आपका नमदा है ये बहुत मोटा होता है और मोटा होने के बाद भी इस पर जो है बहुत अच्छी कढ़ाई की जाती है। इसमें ऊनी धागों का उपयोग किया जाता है और ये काफ़ी चटक भी होते हैं। नमदा की कढ़ाई केवल आप नोट कर लीजिएगा, चैन स्टिक यानी कि चैन स्टिक से ही बनाते हैं। चैन स्टिच, इसी टाँके का आप इसमें प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक? और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो गब्बन और फिरन है, ये पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। कहाँ का है? तो कश्मीर का है। ये सर्दी के मौसम में पहने जाने वाला वस्त्र होता है। हम इसको क्वेश्चन में भी इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि गब्बन और या फिर जिसे हम फिरन कहते हैं, ये कहाँ का है? तो ये आपका कश्मीर का ही है। लेकिन ये पूरे देश में लोकप्रिय है और सर्दी के मौसम में पहना जाता है। गब्बे जो है ये निम्न कोट के ऊन से तैयार किए जाते हैं, लेकिन सुंदर नमूने से इनकी सजावट हम कर देते हैं। आजकल भी कश्मीर में सुंदर-सुंदर नमूनों में शाल हो गया, दरियाँ हो गई, नमदे हो गए, गब्बे हो गए, इन सारी चीज़ों को हम बनाते हैं। ठीक? कश्मीर की कढ़ाई में आप सफ़ेद हो गया, बैंगनी हो गया, पीला हो गया, काला हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, इन सारे रंगों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ही आप इसमें नीला बैंगनी हो गया या फिर नारंगी हो गया, इन सारे रंगों को आप काम में ले लेते हैं। तो आप इसमें क्या ध्यान रखेंगे? आप ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के माध्यम से काफ़ी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें आपको कितना कुछ टाइप कर लिया जाए, कितना आपको पूरा मतलब एक तरफ से टाइप किया जाए, फिर आपको एक तरफ से पढ़ाया जाए, तो चीज़ों को आप ध्यान से सुनते हुए चलिएगा और साथ में नोटबुक और पेन ज़रूर लेके बैठा कीजिए। क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको साथ में ऐसे ही बताते चलती हूँ जो हम नोट डाउन नहीं किए रहते हैं या फिर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें इनको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक? तो बस आज के लिए हम यही इतना पढ़ेंगे। तो आज हमने किस-किस के बारे में पढ़ा, एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले आज जो सबसे पहले कढ़ाई पढ़ी, वो पढ़ी हमने फुलकारी के बारे में। किसके बारे में? तो हमने सबसे पहले पढ़ी फुलकारी के बारे में। ये फुलकारी कहाँ की थी? तो ये आपकी थी पंजाब की, ठीक? दूसरी जो हमने पढ़ी वो कांथा के बारे में पढ़ा। कांथा कहाँ का था? तो कांथा आपका बंगाल का था। तीसरी जो हमने पढ़ी वो पढ़ी हमने कसीदा के बारे में। कसीदा आपकी कहाँ थी? तो वो कश्मीर की थी। फुलकारी में हमने तमाम प्रकार की फुलकारी पढ़ी। फुलकारी में हमने कच्छ की फुलकारी पढ़ी, हमने शीशेदार फुलकारी पढ़ी, हमने चोप पढ़ा, हमने सुभर पढ़ा, हमने इन सब को पढ़ा। साथ ही साथ हमने बाग वाली डिज़ाइन के बारे में भी पढ़ा, जिन पर आप ककड़ी के जैसे आपने ककड़ी का नमूना बना दिया, ककड़ी बाग हो गया, मिर्च का नमूना बना दिया, मिर्च का बाग हो गया। किसी भी सब्जी का आपने नमूना बना दिया तो उसी सब्जी के नाम पर आपने बाग जोड़ दिया, तो इस तरह से आपने बनाया क्या? बाग वाला नमूना। फिर साथ ही साथ हमने किसकी चर्चा की? हमने बंगाल के कांथा की चर्चा की, जो कि वहाँ की महिलाओं के मितव्ययिता का प्रतीक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पुराने कपड़ों को ही बनाकर उपयोग में लाकर इसको बनाती हैं। आप ध्यान रखेंगे आप इसमें साटिन यानी कि जो हमारा कांथा है, कांथे में आप साटिन, कच्चा टाँका और लूप टाँके का प्रयोग करते हैं। फिर हमने बात की कसीदा के बारे में। तो कसीदा में आप साधारण टाँके, हेरिंगबोन, चेन, उल्टी बखिया, साटिन फंदे इन सभी टाँकों का प्रयोग करके आप बनाते हैं, ठीक? तो आज हमने इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ा है। अभी आपका
काफ़ी कढ़ाई बच रही है, जैसे लखनऊ की चिकनकारी, चंबा रुमाल, आपके कर्नाटक की कसूती। इसी तरह से हमें अभी तमाम प्रकार की कढ़ाई के बारे में चर्चा करनी है, जो कि हम धीरे-धीरे पढ़ने वाले हैं। हमें भी मणिपुर की कढ़ाई के बारे में बात करनी है, राजस्थान की कढ़ाई के बारे में बात करनी है। तो अभी हमारी काफ़ी कढ़ाइयाँ बच रही हैं। हम धीरे-धीरे इनको ख़त्म करेंगे और इसी वीक हो सकता है कि हमारा क्या हो जाए, टेक्सटाइल समाप्त हो जाए। कोशिश तो यही रहेगी कि इसी वीक आपका समाप्त हो जाए, बाकी देखा जाएगा जैसे आपकी क्लास हो पाएगी, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप कमेंट ज़रूर करें। आप हमेशा पेन और नोटबुक साथ में लेकर बैठा कीजिए, क्योंकि कुछ न कुछ चीज़ें जो हैं नोट डाउन करने के लिए रह जाती हैं। तो जब मैं आपको ऐसे बता देती हूँ तो आप उसे नोट डाउन ज़रूर कर लिया कीजिए, ठीक? तो ठीक है, बस आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।